Good morning students, this is Jiten Mishra. Today I will explain chapter 3 I Spark Neglected Burns the House of class 7th English course book. So students, इस चैप्टर का मीन्स हुआ एक चिंगारी जो घर को जला देती है. ओके, इस स्टोरी में क्या इसमें बताया गया है कि कैसे छोटी सी झगड़े से घर में बहुत अजीब तरीके का माहौल हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, उसके बारे में स्टोरी में बताया गया है. सो स्टूडेंट्स, देयर वंस लिव्ड अ विलेज प्रॉस्परस peasant named Ivan. He was well off in the prime of his life. एक गांव में एक प्रॉस्परस, एक संपन्न किसान रहता था जिसका नाम इवन था. He was well off, वो क्या था, बहुत ही अच्छा था. इन प्राइम ऑफ हिज लाइफ, अपनी जवानी के दिनों में बहुत ही संपन्न था. वन ऑफ द बेस्ट वर्कर इन द विलेज, विलेज में ये सबसे अच्छा वर्कर माना जाता था. एंड हैड 3 सन्स, इसके 3 बच्चे थे, ये 3 पुत्र थे. ऑल ऑफ whom were able to work, जो काम करने के लिए योग्य थे. There was nothing which could prevent Ivan, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था जो इवेन को रोकता था. एंड his family को from लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, एक सुखी जीवन जीने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी इसको कोई रोकता था. दे ऑलवेज हैड एनफ ग्रेन्स, उनके पास पर्याप्त ग्रेन्स था, अनाज था. टू लास्ट, तब तक चलता था जब तक कि नई फसल जो होती थी ना तब तक नहीं आ जाती थी, तब तक उनके पास अनाज पर्याप्त रहता था. एंड सोल्ड एनफ ओट्स, और पर्याप्त जो ओट्स थे, जिसकी सीरियल फसल थी, उसको बेच देते थे. टू पे देयर टैक्सेस, अपने टैक्स को पे करने के लिए. एंड मीट देयर नीड्स, और जो भी उनकी जरूरतें होती थी उसके लिए वो उसको बेच देते थे. दे हैड ओनली वन आइडल माउथ टू फीड, उनके घर में केवल एक ऐसा आलसी कहो या निकम्मा कहो या खाली बेकार एक ऐसा माउथ था. दैट ऑफ इवेंस फादर, वो कौन थे, उनके इवेन के पिता. हु सफर्ड, जो ग्रसित थे. फ्रॉम अस्थमा बीमारी से वो ग्रसित थे. एंड ले ऑन टॉप ऑफ एन ओवन, और एक ओवन इस भट्टी के पास पड़े रहते थे या लेटे रहते थे. इवन एंड हिज चिल्ड्रन वुड हैव लिव्ड हैप्पीली, इवन और उनके बच्चे खुशी से अपने जीवन में रह रहे थे अगर इफ देयर हैडंट बीन अ फ्रेंड, अगर उनके बीच में एक शत्रुता ना आ गई होती बिटवीन उसके और उसकी जो नेक्स्ट पड़ोसी है उनके बीच में अगर शत्रुता ना आ गई होती. वो पड़ोसी कौन है, गैब्रियल. ओके, सो एज ऑन, पहले के समय में गॉडफ्रे मींस गैब्रियल के पिता वाज लिव अलाइव, जब वो जिंदा थे. एंड इवेंस फादर, और इवेन के पिता वाज हेल्दी, जब वो स्वस्थ थे. टू मैनेज द हाउस होल्ड, अपने जो घर के काम थे उसको मैनेज करते रहते थे. बोथ फैमिलीज लिव्ड अ नेबरहुड, जो बोथ फैमिली थी, दोनों फैमिली थी, अच्छे से अपना जीवन चला रहे थे. बट लेकिन व्हेन द सन्स बिकेम द हेड ऑफ देयर फैमिली, लेकिन जब उनके पुत्र, उनके बेटे उनकी फैमिली के हेड हुए, एवरीथिंग चेंज, हर चीज बदल गई. ऑल दिस स्टार्टेड विद अ ट्रिफल, हर चीज एक ट्रिफल में से एक नादानी से स्टार्ट होती थी. इवेंस डॉटर इन लॉ, जो इवेन की बहू थी, पुत्र वधू थी, हैड अ हैन, उसके पास एक हैन, एक मुर्गी थी. व्हिच स्टार्टेड लेइंग एग्स क्वाइट अर्ली, वो जल्दी मतलब डेली एक अंडा को देती थी ड्यूरिंग द सीजन के दौरान. शी स्टार्टेड कलेक्टिंग दैम, वो उसको कलेक्ट करना स्टार्ट करती थी. फॉर ईस्टर के लिए वो इकट्ठा करती थी, एक त्योहार है ईस्टर, उसके लिए वो इकट्ठा करती थी. एवरी डे, हर दिन, शी वेंट टू द कार्ड शेड, हर दिन वो कार्ड शेड के पास जाती थी. एंड फाउंड एन एग, और एक अंडा उसको मिलता था ऑन द कार्ड. बट लेकिन वन डे, एक दिन, द hen probably frightened by the children, एक दिन एक जो hen थी उसकी शायद मींस डर गई थी. किससे डर गई थी, बच्चों से. flew across into Gabriel's yard, और वो उड़कर कहाँ गई थी, ग्रेवियर जो के पड़ोसी हैं उनके आंगन में जाकर वो चली गई. एंड laid its egg there, और उनके आंगन में उसने एक अंडा दे दिया. The woman heard the cackling, उस वुमेन ने मतलब उसकी पुत्र बहू ने उसकी कैकलिंग की साउंड आवाज सुनी. बट लेकिन शी थॉट, लेकिन सोचा कि आई हैव नो टाइम नाउ, मेरे पास अभी समय नहीं है. आई मस्ट टाइडी अप फॉर संडे, मैं उसको ठीक से संडे को कलेक्ट कर लूंगी. आई विल फेच द एग लेटर ऑन, मैं
वो एग को बाद में कलेक्ट कर लूंगी। ड्यूरिंग द इवनिंग, शाम के समय, शी वेंट टू द कार्ट, वो कार्ट पे जहाँ पर उसकी हैंग थी वहाँ पे गई, बट नो एग वाज फाउंड देयर, लेकिन वहाँ पे उससे कोई भी अंडा नहीं मिला। शी वेंट एंड आस्क्ड इवन, वो इवन के पास गई और उससे पूछा, एंड हर ब्रदर इन लॉ, और उसका जो भाई था मतलब ब्रदर इन लॉ था, देवर था, उस तरह उससे पूछा whether they had taken the egg, क्या शायद उन्होंने वो एग लिया हो। नो, नहीं, they had no not, नहीं उसके पास कोई नहीं एग नहीं था। बट तरस दैट, लेकिन तरस ने कहा, योर बिडी, बिडी मींस हैन का नाम था, लेट इट्स एग, उसने अपना अंडा लिया है इन द नेबर्स यार्ड, अपने पड़ोसी के यार्ड में, आंगन में। इट वाज देयर, वो वहां हो सकता है। शी वाज कैटलिंग, वो वहां पर वो मतलब से कैटलिंग की साउंड उधर से आ रही थी। एंड शी फ्लू बैक, और वो वापस उड़ के आई अक्रॉस द फेंस, फेंस से वो उड़कर वहां से गई थी फ्रॉम देयर। देन शी वेंट टू ग्रेवियल्स हाउस, तब वो जो थी इसकी पुत्रवधू कहां गई, ग्रेवियल के हाउस में गई। ग्रेवियल्स मदर केम आउट टू मीट हर, ग्रेवियल की मदर से मां उससे मिलने आई। वो कहती है व्हाट डू यू वांट यंग वुमन, यंग वुमन तुम्हें क्या चाहिए। ग्रेनी, तो यंग वुमन कहती है, ग्रेनी माय हैंड फ्लू अक्रॉस दिस मॉर्निंग, मेरी मुर्गी जो है सुबह यहाँ पर उड़कर आई थी। डिड शी ले एन एग हियर, क्या उसने कोई एक यहाँ पर अंडा दिया है। वी नेवर सा एनीथिंग ऑफ इट, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, कभी नहीं देखा। द लॉर्ड वी थैंक, भगवान का शुक्रिया है, अवर हैंड स्टार्टेड लेइंग लॉन्ग एगो, कि हमारी जो हैंड है, हमारी मुर्गियां हैं, बहुत समय से अंडा दे रही हैं। वी कलेक्ट अवर ओन एग, हम अपने खुद के एग्स को कलेक्ट करते हैं। एंड हैव नो नीड टू अदर पीपल्स, लेकिन और हमें किसी दूसरे लोगों की अंडे कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड वी डोंट गो लुकिंग फॉर एन एग इन अदर्स पीपल्स यार्ड, लास्ट, और लकी, हम जो किसी दूसरे के आंगन में अंडे ढूंढने के लिए भी नहीं जाते हैं। The young woman was offered and gave her a harsh reply, वो यंग वुमेन ने मतलब ऑफर पाया, बहुत ही हार्श मींस बहुत ही भद्दा रिप्लाई पाया। हर नेबर्स The young woman was offended and gave her a harsh reply, उस young woman को बहुत ही harsh reply मिला। Her neighbors answered in the same tone, उनके पड़ोसी ने सेम एक ही टोन में उसको जवाब दिया। And the women started abusing each other, और जो दोनों वुमेन थी आपस में गालियां देना स्टार्ट कर दिया। Other women of both the house joined the quarrel, दूसरी औरतें भी उस झगड़े में ज्वाइन कर लिया, लड़ाई में। And there was a general uproar, और वहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल होने लगा लड़ाई के कारण। All were shouting at the same time, सभी लोग एक ही समय में चिल्ला रहे थे। Then they caught the yolk, split the water, एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे। Snatched each other's shawl, एक दूसरे के कपड़े खींच रहे थे। And started fighting, और लड़ाई स्टार्ट कर दिया था। Gabriel, who was returning from the fields, Gabriel जो फील्ड से लौट रहा था, joined his wife, अपनी वाइफ को ज्वाइन किया, मतलब उसने भी लड़ाई में पार्टिसिपेट किया। Even and his son rushed in to join the women of the statutory family, उनकी इवन के भी बेटे भी उस मतलब की लड़ाई में उसको ज्वाइन किया। इवन was too strong, इवन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। for the scattered all of them, सभी को उसने खींच के इधर-उधर कर दिया। pulling some hair, किसी के हेयर खींचे। out of the Gabriel's beard, मतलब ग्रेवियल की दाढ़ी से उसने कुछ बाल खींच लिए। dear neighbors who came to see what the matter separated them with a great difficulty, the neighbor जो पड़ोसी थे, who came to see, जो उस झगड़े को देख रहे थे, what the matter, क्या मैटर हुआ है, separate them, उनको अलग-अलग करने, सेपरेट करने के लिए कुछ मैटर ढूंढ रहे थे। This is how the quarrel began, मतलब कैसे quarrel झगड़ा स्टार्ट हुआ है। Gabriel grabbed the torn hair into a piece of paper, Gabriel ने अपने जो दाढ़ी के बाल थे एक कागज में लपेट लिए और went to the district court to seek justice, और न्याय पाने के लिए वो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ले गया। I don't grow my bread, he said, उसने कहा मैं अब ये अपने
बाल को नहीं उगा सकता हूँ, for Pop marked even to pull it out. Therefore the dispute grew. इससे ये dispute झगड़ा बढ़ा है. The old man who lay on the top of the even tried to bring about reconciliations, but they did not listen. Now I'll read the chapter. After reading the chapter, I will explain in Hindi. Okay? The old man who lay on the top of the oven tried to bring about reconciliations, but they did not listen. He said, "It's a stupid thing. You are after children picking quarrels about such a paltry matter. Just think, the whole thing began about an egg. The children may have taken it. Well, what matter? What's the value of an egg? God sends enough for all." But the member of the family ignored to the advice of old man. They thought that his words were mere senseless dotage. Even would not make himself before his neighbors. He also went to were taking place. The coupling pin of Gabriel's car went missing. The woman folk of his house accused even son of stealing it. So they again went to law to resolve the matter. At home, not a day passed without a quarrel or a fight. The children too abused one another, having learned it from elders. And when the women happened to meet by the riverside, where they went to rinse the cloths, their arms turned writing ring as much as their tongues nagged. Initially, the peasants insulted one another, but life became harder with every passing day. Even in Gabriel kept suing each other at the village assembly, district court, and before the justice of the peace, till the judge was fed up with them. All this went on for 6 years. Only the old man lying on the top of the oven kept telling them, "Children, what are you doing? Stop all this paying back. Keep to your work and don't bear malice." But none paid heed to his advice. Now, in the 7th year, at the wedding, Evan's daughter-in-law insulted Gabriel, accusing him of horse stealing. Gabriel was tipsy and unable to control his rage, gave the woman such a blow, horse stealing. Gabriel was blow that he was bedridden for a week. She was pregnant. At that time, Evan was delighted, and he went to the magistrate for logging a complaint. Now I will get rid of any neighbor. He was escaped imprisonment or exiled to Seville. But things didn't go as he had expected. The magistrate dismissed the case as the woman showed no sign of injury on the being exclaimed. Even then went to the justice of the peace, but the case was referred to the district court. Even treated the clerk and elder of the district court to a gallon of the liquor and had Gabriel damned to be flogged. Both Evan and Gabriel heard the sentence being read. Even looked at Gabriel's face to see how he had reacted. Gabriel's face had turned pale. Even followed him and overheard Gabriel say, "Very well, he will have my back flogged. That will make it burn." But something of his may burn worse than that. On hearing this, Evan went back to the
court and complained that Gabriel had threatened to burn down his house. When asked, Gabriel said to the hadn't said anything like that. As Ivan returned home, his heart grew heavy as he thought about Gabriel. Then he saw his aged father cough and sit up. Well, he has been condemned. He asked yes to 20 strokes with the rods. Even he answered. Old man shook his head. A bad business, said the old man. You are doing wrong. Even I have a bad business, he said. Why think of the harm Gabriel has done? Said even. He nearly killed my wife and now he has threatened to burn us up. Should I be thankful to him? The old man coughed, cleared his throat, started again. You think Chris taught us wrong. What fine fellows you yourself have grown. You might live and get one well, but now you means are lessening. And why? All because of this folly, because of your pride. There was a lot of work within a farm state to do. Instead of taking to the woman, the sun had set and his sons returned from the field. There was a light. Instead, Ivan's daughter-in-law was spinning. His wife was making the dinner ready. His elder son was making straps of bark shoes. The second son sat close to the table with a book, and Taras was getting ready to posture the horses at night. Even just went down the steps following Taras, helping him mount to fall and stood listening while he walked down with other lads. Even waited till their sounds couldn't be heard anymore. So students, ये आपका चैप्टर है, इसको मैंने रीड कर दिया है and now I will explain this chapter in Hindi. So first of all, I say something about the writer. Count Lev Nikolaevich Tolstoy was born 1828 and died 1910. Usually referred to English as a Leo Tolstoy के नाम से famous थे. Was a Russian writer, एक Russian writer थे, who is regarded as one of the greatest author of all time. Born to उनका जन्म एरिस्टोटिक रशियन फैमिली में हुआ था. He is best known for the novel. अपने नोवेल के लिए वो जाने जाते हैं. War and Peace and Anna Karenina and novellas such as Haji Murad and the Death of Ivan Lich. He converted from privileged society also to the non-violent and spiritual anarchist. In 1908, Tolstoy wrote a letter to a Hindu outing his concept is non-violence as a way of for the nationalists in India to freedom for the British colonial rule. So students, अब हम इस चैप्टर को हिंदी में आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. इस चैप्टर में कैरेक्टर्स बहुत है, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर दिए. ओके, तो आप ध्यान से स्टोरी को सुनिए. एक समय गांव में रहीम खान नामक एक मालदार किसान रहता था. ओके, उसके 3 पुत्र थे. सब युवक और काम करने में चतुर थे. सबसे बड़ा ब्याह हुआ था. सबसे बड़े बच्चे का ब्याह हो चुका था, शादी हो चुकी थी. मजले की शादी होने वाली थी. छोटा का कुंवारा था. रहीम की स्त्री और बहू चतुर और सुशील थी. बड़े बेटे की स्त्री चतुर और सुशील थी. घर के सभी काम अपना काम करते थे. केवल रहीम का बूढ़ा बाप दमे के रोग से पीड़ित होने के कारण कुछ कामकाज न करता था. 7 दिन बरसों से वह केवल खाट मतलब खटिया पर पड़ा रहता था. रहीम के पास 3 बैल, 1 गाय और 1 बछड़ा, 15 भेड़ें थी. स्त्रियां खेतों के काम में सहायता करती थी.
अनाज बहुत पैदा हो जाता था। रहीम और उसके बाल बच्चे बड़े आराम से रहते थे। ओके, रहीम और उसके बच्चे बड़े आराम से रहते थे। अगर पड़ोसी करीम के लंगड़े पुत्र कादिर के साथ इनका एक ऐसा झगड़ा न छिड़ गया होता जिससे सुख चैन जाता रहा। जब तक बूढ़ा करीम जीता रहा और रहीम का पिता घर का प्रबंध करता रहा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। वह बड़े प्रेम भाव से, जैसे कि पड़ोसियों में होना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करते रहे। लड़कों का घरों को संभालना था कि सब कुछ बदल गया। अब सुनिए कि झगड़ा किस बात पर छिड़ा। रहीम की बहू ने कुछ मुर्गियां पाल रखी थी। एक मुर्गी नित्य पशुशाला में जाकर अंडे दिया करती थी। बहू शाम को वहां जाती और अंडा उठा जाती। एक दिन दैव गति से वह मुर्गी बालकों से डरकर पड़ोसी के घर आंगन में चली गई और वहां अंडा दे आई। शाम को जब बहू ने पशुशाला में जाकर देखा तो अंडा वहां न था। सास से पूछा, उसे क्या मालूम था? देवर बोला कि मुर्गी पड़ोसी के आंगन में कुड़कुड़ा रही थी, शायद वहां अंडा दे आई हो। बहू वहां पहुंचकर अंडा खोलने लगी। भीतर से कादिर की माता निकलकर पूछने लगी, बहू क्या है? बहू ने कहा, मेरी मुर्गी तुम्हारे आंगन में अंडा ले गई है, उसे खोजती हूँ, तुमने देखा हो तो बता दो। कादिर की माँ, मैंने नहीं देखा। क्या हमारी मुर्गियां अंडे नहीं देती हैं कि हम तुम्हारे अंडों को बटोरती फिरेंगे? दूसरों के घर जाकर अंडे खोजने की हमारी आदत नहीं। यह सुनकर बहू आग बूला हो गई, बकने लगी। कादिर की मां कुछ कम न थी, एकाएक बात के 100 उत्तर दिए। रहीम की स्त्री पानी लाने बाहर निकली थी। गाली गलौज का शोर सुनकर वह भी आ पहुंची। उधर से कादिर की स्त्री भी दौड़ पड़ी। अब सबकी सब इकट्ठी होकर लगी गालियां बकने और लड़ने में। कादिर खेत से आ रहा था, वह भी आकर मिल गया। इतने में रहीम भी आ पहुंचा। पूरा महाभारत हो गया। अब दोनों गुथ गए। रहीम ने कादिर की दाढ़ी के बाल उखाड़ डाले। गांव वालों ने आकर बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया, पर कादिर ने अपनी दाढ़ी के बाल उखाड़ लिए और हाकिम परगना के इल्जाज में जाकर कहा, मैंने दाढ़ी इसलिए नहीं रखी थी जो यूं उखाड़ लाए, रहीम से हर जाना लिया जाए। पर रहीम के बूढ़े पिता ने उसे समझाया, बेटा ऐसी तुच्छ बात पर लड़ाई करना मूर्खता नहीं तो क्या है? जरा विचार तो करो, सारा बखेड़ा सिर्फ एक अंडे से फैला है। कौन जाने, शायद किसी बालक ने उठा लिया और फिर अंडा था कितने का? परमात्मा सबका पालन पोषण करता है। पड़ोसी यदि गाली दे भी दे तो क्या, गाली के बदले गाली देकर अपनी आत्मा को मलिन नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। खैर, अब तो जो होना था वह हो गया है, सो उसे मिटाना उचित है, बढ़ाना ठीक नहीं है। क्रोध पाप का मूल है, याद रखो। लड़ाई बढ़ाने से तुम्हारी ही हानि होगी। परंतु बूढ़े की बात पर किसी ने कान ना धरा। रहीम कहने लगा कि कादिर को धन का घमंड है, मैं क्या किसी का दिया खाता हूँ? बड़े घर ना भेज दिया तो कहना। उसने भी नालिश ठोक दी। यह मुकदमा चल ही रहा था कि कादिर की गाड़ी की एक कील हो गई। उसके परिवार वालों ने रहीम के बड़े लड़के पर चोरी की नालिश कर दी। अब कोई दिन न जाता कि लड़ाई ना हो। बड़ों को देखकर बालक भी आपस में लड़ने लगे।
जब कभी वस्त्र धोने के लिए स्त्रियां नदी पर इकट्ठी होती थी तो सिवाय लड़ाई के कुछ ना काम करती थी। पहल तो गाली गलौज पर ही बस हो जाती थी, पर अब वे एक दूसरे का माल चुराने लगे। जीना दुर्लभ हो गया। न्याय चुकाते चुकाते वहां के कर्मचारी थक गए। कभी कादिर रहीम को कैद करा देता तो कभी वह उसको बंदी खाने भिजवा देता। कुत्तों की भांति जितना ही लड़ते थे उतना ही क्रोध बढ़ता था। 6 वर्ष तक यही हाल रहा। बूढ़े ने बहुतेरे सिर पटका कि लड़कों क्या करते हो, बदला लेना छोड़ दो, बैर भाव त्याग कर अपना काम करो। दूसरों को कष्ट देने से तुम्हारी ही हानि होगी। परंतु किसी के कान पर जूं तक ना रेंगी थी। 7वें वर्ष गांव के किसी के घर विवाह था। स्त्री पुरुष जमा थे। बातें करते करते रहीम की बहू ने कादिर पर घोड़ा चुराने का दोष लगाया। वह आग बबूला हो गया। घोड़ा चुराने का दोष लगाया, वह आग बबूला हो गया। उठकर बहू को ऐसा मुक्का मारा कि वह 7 दिन तक चारपाई पे पड़ी रही। वह उस समय गर्भवती थी। रहीम बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब काम बन गया है। गर्भवती स्त्री को मारने के अपराध में इसे बंदी खाने न भिजवाया तो मेरा नाम रहीम ही नहीं। झट जाकर नालिश कर दी। तहकीकात होने पर मालूम हुआ कि बहू को कोई बड़ी चोट नहीं आई। मुकदमा खारिज हो गया। रहीम कब चुप रहने वाला था। ऊपर की कचहरी में गया और मुंशी को घूस देकर कादिर को 3 कोड़े मारने का हुक्म लिखवा दिया। उसमें कादिर कचहरी से बाहर खड़ा था। हुक्म सुनते ही बोला, कोड़ों से मेरी पीठ तो जलेगी, परंतु रहीम को भी भस्म किए बिना न छोड़ूंगा। रहीम तुरंत अदालत में गया और बोला, हुजूर, कादिर मेरा घर जलाने की धमकी देता है। कई आदमी गवाह हैं। हाकिम ने कादिर को बुलवाकर पूछा कि क्या बात है। कादिर कहता है, सब झूठ है, मैंने कोई धमकी नहीं दी। आप हाकिम हैं, जो चाहें सो करें, पर क्या न्याय किसी को कहते हैं कि सच्चा मारा जाए और झूठा चैन करे। कादिर की सूरत देखकर हाकिम को निश्चय हो गया कि वह अवश्य रहीम को कोई ना कोई कष्ट देगा। उसने कादिर को समझाते हुए कहा, देखो भाई, बुद्धि से काम लो। भला कादिर गर्भवती स्त्री को मारना क्या ठीक था? यह तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि चोट नहीं आई, नहीं तो क्या जाने क्या हो जाता। तुम विनय करके रहीम से अपना अपराध क्षमा करा लो, मैं हुक्म बदल दूंगा। मुंशी कहता है, दफा 170 के अनुसार हुक्म नहीं बदला जा सकता। हकीम कहता है, चुप रहो, परमात्मा को शांति दी है, उसकी आज्ञा पालन सबका मुख्य धर्म है। कादिर बोला, हुजूर, मेरी अवस्था 50 वर्ष की है, मेरे ब्याह हुआ है, पुत्र भी है, आज तक मैंने कभी कोड़े नहीं खाए। मैं और से क्षमा मांगू? कभी नहीं मांग सकता, वह भी मुझे याद करेगा। यह कहकर कादिर बाहर चला गया। कचहरी गांव से 7 मील पर थी। रहीम को घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। उस समय घर में कोई न था, सब बाहर गए हुए थे। रहीम भीतर जाकर बैठ गया और विचार करने लगा। कोड़े लगने का हुक्म सुनकर कादिर का मुख कैसा उतर गया। बेचारा दीवार की ओर मुंह करके रोने लगा था। हम और वह कितने दिन तक एक साथ खेले थे। मुझे उस पर इतना क्रोध ना करना चाहिए था। यदि मुझे कोड़े मारने का हुक्म सुनाया जाता तो मेरी क्या दशा होती। इस पर उसे कादिर पर दया आई। इतने में बूढ़े पिता ने आकर पूछा, कादिर को क्या दंड मिला? रहीम बोला, 20 कोड़े। बूढ़ा बुरा हुआ बेटा, तुम अच्छा नहीं करते। इन बातों में कादिर की उतनी ही हानि होगी जितनी तुम्हारी। भला मैं पूछता हूँ कि कादिर पर कोड़े पड़ने से तुम्हें क्या लाभ होगा? रहीम बोला, वह फिर क्या काम नहीं करेगा? बूढ़ा, क्या नहीं करेगा? उसने तुझसे बढ़कर कौन सा बुरा काम किया है? रहीम, वाह वाह, आप विचार तो करें कि उसने मुझे कितना कष्ट दिया है। स्त्री मरने से बची, अब घर जलाने की धमकी देता है, तो क्या मैं उसका जस गाऊं? बूढ़ा कहता है, आकर बेटा, मैं घर में पड़ा रहता हूँ और तुम सर्वत्र घूमते हो, इसलिए तुम मुझे मूर्ख समझते हो। लेकिन द्रोह ने तुम्हें अंधा कर दिया है। दूसरों के दोष तुम्हारे नेत्रों के सामने हैं।
अपने दोस्त पीठ पीछे हैं, भला मैं पूछता हूँ कि कादिर ने क्या किया? क्या एक के करने से भी कभी लड़ाई हुआ करती थी? कभी नहीं। दो बिना लड़ाई नहीं हो सकती। यदि तुम शांत स्वभाव के होते, लड़ाई कैसे होती? भला जवाब तो दो। उसकी दाढ़ी के बाल किसने उखाड़ा? उसका भूसा किसने चुराया? उसे अदालत में किसने घसीटा? तिस पर सारे दोस्त कादिर के माथे पर ही थोप रहे हो, तुम आप बुरे हो। बस यही सारे झगड़े की जड़ है। क्या मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं और कादिर का पिता किस प्रेम भाव से रहते थे? यदि किसी के घर में अन्न छुप जाता था तो एक दूसरे को उधार लेकर काम चलता था। यदि कोई किसी और काम में लगा होता था तो दूसरे उसके पशु चरा लाते थे। एक को किसी वस्तु की जरूरत होती थी तो दूसरा तुरंत दे देता था। ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, प्रेम प्रतीक पूर्वक जीवन व्यतीत करता था। अब तो तुमने महाभारत बना रखा है। क्या इसी का नाम जीवन है? हाय हाय, यह तुम क्या पाप कर्म कर रहे हो? तुम घर के स्वामी हो, यमराज के सामने तुम्हें उत्तर देना होगा। बालकों और स्त्रियों को तुम क्या शिक्षा दे रहे हो? गाली बकना और ताने देना। कल तारावती पड़ोसी धनदेवी को गालियां दे रही थी, उसकी माता पास बैठी सुन रही थी। क्या यही भलमनसी है? क्या गाली का बदला गाली होना चाहिए? नहीं नहीं बेटा, महापुरुषों का वचन है कि कोई तुम्हें गाली दे तो सह लो, वह स्वयं पछताएगा। यदि कोई तुम्हारे गाल पर एक चपत मारे तो दूसरा गाल करके सामने कर दो, वह लज्जित और नम्र होकर तुम्हारा भक्त हो जाए। अभिमान ही सब दुख का कारण है। तुम चुप क्यों हो गए? क्या मैं झूठ कहता हूँ? रहीम चुप रहा, कुछ नहीं बोला। बूढ़ा, महात्माओं का वाक्य क्या असत्य है? कभी नहीं। उसका एक एक अक्षर पत्थर की लकीर है। अच्छा, अब तुम अपने जीवन पर विचार करो। जब से यह महाभारत आरंभ हुआ है, तुम सुखी हो अथवा दुखी? जरा हिसाब तो लगाओ। क्या इन मुकदमों, वकीलों और आने जाने में कितना रुपया खर्च हो चुका है? देखो, तुम्हारे पुत्र कैसे सुंदर और बलवान है, लेकिन तुम्हारी आमदनी घटती जाती है। क्यों? तुम्हारी नियोक्ता से तुम्हें चाहिए कि लड़कों सहित खेतों का काम करो, पर तुम तो लड़ाई का भूत सवार है। तुम्हें वह चैन नहीं लेने देता। पिछले साल जई क्यों नहीं हुई? इसलिए कि समय पर नहीं बोई गई। मुकदमे चलाओ कि जई हो। बेटा, अब काम करो, खेतीबाड़ी को संभालो। यदि कोई कष्ट दे तो उसे क्षमा करो, परमात्मा इससे प्रसन्न रहता है। ऐसा करने पर तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होकर तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। रहीम कुछ नहीं बोला। बूढ़ा, बेटा, अपने बूढ़े पिता का कहना मानो, जाओ कचहरी में जाकर आपस में राजीनामा कर लो। कल सवेरे रात है, कादिर के घर जाकर नम्रता पूर्वक उसे निपटा दो और घर वालों को कभी ये शिक्षा दो कि बैर छोड़कर आपस में प्रेम बढ़ाओ। पिता की बात सुनकर रहीम के मन में विचार हुआ कि पिताजी सच कहते हैं, इस लड़ाई झगड़े से हम मिट्टी में मिल जाते हैं, इसलिए इस महाभारत को किस प्रकार समाप्त करूं। बूढ़ा उसके मन की बात जानकर बोला, बेटा, मैं तुम्हारे मन की बात जान गया हूं। लग जाकर कादिर से मिलता कर लो, फैलने से पहले ही चिंगारी को बुझा दो। उचित है, फैल जाने पर फिर कुछ नहीं बनता। बूढ़ा कुछ और कहना चाहता था कि स्त्रियां कोलाहल करते हुए भीतर आई। उन्होंने कादिर को एक दंड का हाल सुना दिया। हाल में पड़ोसियों से लड़ाई करके आई थी। आकर कहने लगी, कादिर का ये वह दिखता है कि मैं घूस देकर हकीम को अपनी ओर फेर लिया है। रहीम का सारा हाल लिखकर महाराज की सेवा में लेने के लिए मैंने पत्र तैयार किया है। देखो क्या मजाक सिखाता हूँ। आधी ज्यादा न छीन ली तो बात क्या है? यह सुनना था कि रहीम के चित्त में फिर आग दहन उठी। अषाढ़ी बोने की ऋतु करने पर काम बहुत था। रही मुसौल में गया और पशुओं का भूसा डालकर कुछ काम करने लगा। इस समय वह पिता की बातों को कादिर के साथ लड़ाई सब कुछ भूल गया था। रात को घर में आकर आराम करना चाहता था कि पास शब्द सुनाई दिया, वह दुष्ट वध करने ही योग्य है, जीकर क्या कर बनाएगा। इन शब्दों से रहीम को पागल बना दिया। वह चुपचाप खड़ा कादिर को गालियां सुनाता था। जब वह चुप हो गया तो वह घर में चला गया। भीतर आकर देखा कि बहू बेटी ताक रही है कि स्त्री भोजन बना रही है, बड़ा लड़का दूध गर्म कर रहा है, मझला झाड़ू लगा रहा है, छोटा भैंस चराने बाहर जाने को तैयार है।
सुख की यह सब सामग्री थी, परंतु पड़ोसी के साथ लड़ाई का तो सहा न था। वह जलमुन भीतर आया और कान में पड़ोसी के शब्द गूंज रहे थे। उसने सबसे लड़ना आरंभ किया। इतने में छोटा लड़का भैंस चराने बाहर जाने का लगा। रहीम उसके साथ बाहर लड़का तो चल दिया, वह अकेले रह गया। रहीम मन में सोचने लगा, कादिर बड़ा दुष्ट है, हवा चल रही है, ऐसा ना हो कि पीछे से आकर मकान में आग लगाकर भाग जाए। क्या अच्छा हो कि जब वह आग लगाने आए तब उसे मैं पकड़ लूं, बस फिर कभी नहीं बच सकता, अवश्य उसे बंदी खाना जाना पड़ेगा। यह विचार करके वो गली में पहुंचा और सामने देखा कि कोई चीज हिलती थी। पहले तो वह समझा कि कादिर है, पर वहां कुछ न था, चारों ओर सन्नाटा था। थोड़ी दूर जाकर देखा कि पशुशाला के पार एक मनुष्य जलता हुआ फूसता फूला हाथ में लिए खड़ा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि कादिर है। फिर क्या था, जोर से दौड़ा कि उसे जाकर पकड़ ले। रहीम अभी वहां पहुंचने न पाया था कि छप्पर में आग लगी। उजाला होने पर कादिर प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। रहीम बाज की तरह झपटा, लेकिन कादिर उसकी आहट पर चंपत हो गया। रहीम उसके पीछे दौड़ा, उसके कुर्ते का पल्ला हाथ में आया ही था कि छुड़ाकर फिर भागा। रहीम धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा, उठकर फिर दौड़ा। इतने में कादिर अपने घर पहुंच गया। रहीम वहां जाकर उसे पकड़ना चाहता था। उसने ऐसा लट मारा कि रहीम चक्कर खाकर बेसुध हो गया, धरती पर गिर पड़ा। सुध आने पर उसने देखा कि कादिर वहां नहीं है। फिर कर देखता है तो पशुशाला छप्पर जल रहा है, ज्वाला प्रचंड हो गई और लपटें निकल रही। रहीम सिर पेट कर पुकारने लगा, भाइयों ये क्या हुआ है, मेरा सत्यानाश हो गया। चिल्लाते चिल्लाते उसका कंठ बैठ गया। वह दौड़ना चाहता था, परंतु उसकी टांग लड़खड़ा गई। वह धम से धरती पर गिरा और फिर उठ न सका। घर के पास पहुंचते पहुंचते आग चारों ओर फैल गई। अब क्या कर सकता था। वैसे पड़ोसी कादिर घर की आग लग गई, यहाँ तक कि आधा गांव जलकर राख का ढेर हो गया। रहीम और कादिर दोनों का कुछ ना बचा। मुर्गियां, हल, गाड़ी, पशु, वस्त्र, अन्न, भूसा आदि सब कुछ स्वाहा हो गया। इतना अच्छा हुआ कि किसी को जान नहीं गई। आज रात भर जलती रही वह कुछ अस्वस्थ अपने भीतर गया, परंतु ज्वाला ऐसी प्रचंड थी कि जा न सका। उसके कपड़े और दाढ़ी के बाद झुलस गए। प्रातःकाल गांव के चौधरी का बेटा उसके पास आया और बोला, रहीम तुम्हारे पिता की दशा अच्छी नहीं है, वह तुम्हें बुला रहे हैं। रहीम को पागल हो गया था। बोला, कौन पिताजी? चौधरी का बेटा, तुम्हारे पिता। इसी आग ने उनका काम तमाम कर दिया है। हम उन्हें यहाँ से उठाकर अपने घर ले गए थे, अब वह बच नहीं सकते, चलो अंतिम भेंट कर लो। रहीम उसके पास साथ हो लिया। वहां पहुंचने पर चौधरी ने बूढ़े को खबर दी कि रहीम आ गया है। बूढ़े ने रहीम को अपने निकट बुलाकर कहा, बेटा मैंने तुमसे क्या कहा था, गाँव किसने जलाया? रहीम, कादिर ने। मैंने उसे छप्पर में आग लगाते देखा था। यदि मैं उसे समय पर पकड़कर चूल्हे को पैरों तले मल देता तो आग कभी न लगती। बूढ़ा, रहीम मेरा समय आ गया है, तुमको भी एक दिन अवश्य मरना है। सच बतलाओ कि दोष किसका है? रहीम चुप हो गया। बूढ़ा, बताओ, कुछ बोलो तो, फिर यह सब किसकी करतूत है, किसका दोष है? रहीम आंखों में आंसू भरकर, मेरा पिताजी, क्षमा कीजिए, मैं खुद और आप दोनों का अपराधी हूँ। बूढ़ा, रहीम, हाँ पिताजी। बूढ़ा, जानते हो अब क्या करना उचित है? रहीम, मैं क्या जानूं, मेरा तो अब गाँव रहना कठिन हो गया। यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा मानोगे तो तुम्हें कोई कष्ट न होगा। देख यार, अब किसी को ना कहना कि आप इसमें लगाई थी। जो पुरुष किसी का एक दोष क्षमा करता है, परमात्मा उसके 2 दोष क्षमा करते हैं। यह कहकर खुदा को याद करते हुए बूढ़े ने प्राण त्याग दिए। रहीम का क्रोध शांत हो गया। उसने किसी को भी नहीं बताया कि आग इसमें लगाई थी। पहले तो कादिर डरता रहा कि रहीम के चुप रह जाने में कोई भेद है। फिर कुछ दिनों के पीछे उसका विश्वास हो गया कि रहीम के चित्त में कोई बैर भाव नहीं है। बस फिर क्या था, प्रेम में शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। वे पास घर बनाकर पड़ोसियों की भांति रहने लगे। रहीम अपने पिता का उपदेश कभी ना भूलता था कि फैलने से पहले ही चिंगारी को बुझा देना उचित है। अब यदि कोई कष्ट देता है तो वह बदला लेने की इच्छा नहीं करता। यदि कोई उसे गाली देता है तो सहन करके वह यह उपदेश करता था कि कुवचन बोलना अच्छा नहीं है। अपने घर के प्राणियों को भी वह यही उपदेश दिया करता। पहले की अपेक्षा उसका जीवन बड़े आनंदपूर्वक कटता था। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 3 एक्सप्लेन हो चुका है। बहुत लेंथी चैप्टर था। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कंसल्ट